हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अनअकैडमी के नीट यूजी बेस्ट प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम अपनी तैयारी को कर रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू ही हम सारे चैप्टर को रिवाइज कर डाल रहे हैं। और इस पूरी सीरीज में मैं हर एक चैप्टर को सिक्वेंशियल वे में टच करूँगा। और पूरी सीरीज के दौरान मेरा यही मकसद होगा कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पहुँचाए जा सके। ठीक है, और वो क्वेश्चन ऐसे हों जो आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखे हों। ठीक है, इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए वो। तो इसी क्रम में इसी सीरीज में मैंने 2 चैप्टर खत्म कर चुका हूँ। और वो चैप्टर थे आपके सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और अभी कल मैंने स्टार्ट किया है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने एक पार्ट कर लिया है। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 में मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इस केमिकल बॉन्डिंग से कम 150 क्वेश्चन मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैं रोज कहता हूं कि अगर हम इस पूरी सीरीज को फॉलो कर लेते हैं तो हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। और वो वैसा क्वेश्चन बैंक होगा जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन समझाया गया है बहुत ही प्यार से। और आप उसको अगर ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि पैटर्न क्वेश्चन का वही रखा गया है जैसा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग आज ये पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। रात में इसका पार्ट 3 डिस्कस होगा और कल हम इसके PYQs को डिस्कस करेंगे। PYQs, 2 PYQs हैं जो नीट यूजी को ध्यान में रखे हैं और एक PYQ मैंने एम्स को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। और यही चीज़ हम सारे चैप्टर्स के लिए फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन में चलते हैं। कल हमने केमिकल बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चन किए थे और आई होप आप सभी लोग मेरे जो टेलीग्राम चैनल पे मैं ये फाइल शेयर करता हूँ उनको जाके दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दी हुई है वहाँ जाइएगा, तो आपको इस लेक्चर के बाद ये वाला PDF भी मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चंस को कलेक्ट करते रहिए और अपना एक अच्छा क्वेश्चन बैंक बना डालिए। ओके, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस यूनिवर्सिटी से कर रखी है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 भी रही है केमिकल साइंसेज में CSIR नेट के एग्ज़ाम में। और पिछले 7 सालों से, मैं 7 से ज़्यादा सालों से आप लोग जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और अभी तक रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं और आई होप आगे भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ओके, इसके अलावा आप इस समय इंडिया के सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन लर्निंग का ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अपनी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आइए। प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको मिलते हैं अनलिमिटेड लेक्चर्स, डेली लाइव क्लासेस, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स और आपके असेसमेंट के लिए लाइव टेस्ट और क्विजेस भी हैं। और गलती से कहीं आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो उसके लिए आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाती हैं। साथ ही साथ प्लस सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट ये होता है कि उस पर्टिकुलर चैनल पे जितने भी एजुकेटर्स अवेलेबल हैं आप किसी के भी लेक्चर्स को थॉरोली देख सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई तुमने मेरा अगर मेरे नाम से लिया हुआ है तो केवल मेरा ही देख सकते हो। आप नीट यूजी के प्लेटफॉर्म पे जितने भी एजुकेटर्स हैं आप सबको एक्सेस कर सकते हैं। और ये अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी सस्ता है। मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग 2 साल या 1 साल के लिए जाएं। केवल 32,400 रुपये फीस है, तो प्लीज़ आप लोग इसके लिए जाइए। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड SHUBH यूज़ करना ना भूलिए, इससे आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। तो इसी के साथ ये सब बातें बंद करते हुए अब हम शुरू करते हैं आज का जो क्वेश्चन सीरीज है। और मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चंस के संसार में। चलिए, तो केमिकल बॉन्डिंग का आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन नाइट्रेट आयन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम्स आर। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप रट नहीं सकते हो। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना आता होगा। तो जब हम नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कुछ लोग इसी को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं। या इसी को कैसे लिख सकते हो, ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर ही चला गया। तो भाई अगर इसको हम ध्यान में रख के चलें या इसको ध्यान में रख के चलें, दोनों एक ही बातें हैं, दोनों एक ही तरीके के स्ट्रक्चर हैं। तो नाइट्रोजन के होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। और अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स,
अगर मैं प्लस लगा देता हूँ तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो और ये 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है और एक आपने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है, तो 5 में से 4 ही बचे ना यहाँ पर, तो चारों के चारों यूटिलाइज हो जा रहे हैं। मतलब अगर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखा जाए तो यहाँ पर 4 हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है। सो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 4 एंड 0, और वो हमको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। काफी आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर द पेयर ऑफ d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इज। तो भाई जब किसी चीज का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है, तो sp3d2 होने का मतलब होता है कि वो चीज आपकी ऑक्टाहेड्रल हो गई, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट को अगर हम देखें, ये सारे बॉन्ड देखो 90 डिग्री अपार्ट है या 180 डिग्री अपार्ट है। तो इसका मतलब इसमें जिन d ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो d ऑर्बिटल्स कौन से हैं, जिनके लोब्स क्या हो, एक्सियल हो। एक्सियल लोब होने का मतलब होता है क्या, एक्सिस के अलोंग सारे लोब्स हो। तो d ऑर्बिटल्स का मैंने बताया था 5 तरीके के होते हैं, जिनमें 3 के लोब्स क्या होते हैं, प्लेन्स में होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन में होते हैं। केवल 2 होते हैं, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे डी ऑर्बिटल्स हैं जिनके लोब्स क्या होते हैं, एक्सियल होते हैं। तो यानी कि जब भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो आपके वो डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनके लोब्स एक्सियल होते हैं, और एक्सियल लोब्स हमारे डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट था ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डजंट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो जब हमको किसी स्पीसीज का एग्जिस्टेंस वगैरह का बात बताना होता है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का बात बताना होता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी थ्योरी थी कौन सी, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हमें क्या करना होता है, जिस भी मॉलिक्यूल का तुम निकालना है कंडीशन, उसका आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिखो। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिखने पे बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और बॉन्ड ऑर्डर अगर नॉन जीरो आ रहा है तो वो एग्जिस्ट करेगा। अब इसके लिए देखो यहाँ पर बहुत मिस्टेक करते हो आप लोग। जैसे जो N2 हो गया, C2 हो गया, B2 हो गया, है ना, जिसमें 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके लिए ये फॉलो होता है सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, फिर इसके बाद इनमें क्या होता है, इनमें पहले पाई टू पी वाई आ जाता है, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, फिर आता है सिग्मा टू पी जेड, और इसके बाद पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, और फिर आता है सिग्मा स्टार टू पी जेड। ठीक है, ये कब फॉलो होता है, जब 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, फॉर एग्जांपल F2 हो गया, O2 हो गया, इनके लिए हम लोग यूज करते हैं, ये सारा कुछ सेम होता है, बस यहाँ पर सिग्मा टू पी जेड पहले आ जाता है। ठीक है, और ये पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई हो जाता है, और पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई एक साथ हो जाते हैं, और सिग्मा स्टार टू पी जेड की पोजीशन वही होती है। तो ये बहुत कंफ्यूज करते हो आप लोग, इसमें गलती करके आते हो, तो बस ध्यान रखना जब कम लोग हैं, तो ये मान लो ये छोटा बच्चा है, ठीक है, तो छोटे बच्चे को बीच में रखा जाएगा ना, तो सिग्मा टू पी जेड को कहाँ रखा गया है, 2 के बीच में रखा गया है, ठीक है, पेयर्स के बीच में। तो जब ये बड़ा हो गया तो ये घर से बाहर चला आया। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप क्या सोच रहे हो कि सिग्मा टू पी जेड इन ब्रैकेट से बाहर होगा, ये दोनों ब्रैकेट एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये गलती कभी मत करिएगा, है ना। और कोई ट्रिक्स वगैरह पे भरोसा मत किया कीजिए, क्योंकि जो ट्रिक्स होती हैं आपकी, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ट्रिक्स तो आपको बहुत मिल जाएंगी, आप चाहे इंटरनेट पे खोजेंगे, ट्रिक्स बताने वाले आपको MOT के बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ट्रिक्स पे भरोसा मत करना, क्योंकि ट्रिक्स हमेशा 90% जगह पे सही होती है। ट्रिक्स का कोई थ्योरेटिकल बेस नहीं होता है, और वो 10% जो बचा होता है उसी क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन तुम गलत करके चले जाते हो। आई बात समझ में, तो प्लीज ये काम मत करिएगा। अब देखिए, अब हम अगर देखें तो
लिथियम टू का मतलब हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाला फॉलो होगा, ये वाला फॉलो हुआ तो 2 2 4 2 6। तो बॉन्ड ऑर्डर जब निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। जहां मैंने स्टार लिखा हुआ है ये वो एंटी बॉन्डिंग है, जहां स्टार नहीं लगाया हुआ वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। तो उस हिसाब से इसमें बॉन्डिंग कितने हो गए? 2 2 4 हो गए। एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया? 2 हो गया। तो 4 माइनस 2 बाई 2 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये तो एग्जिस्ट करेगा। और पूछा क्या है? डजंट एग्जिस्ट। B2 प्लस बेरिलियम का होता है आपका 4। ठीक है, तो 4 2 जा 8 और प्लस लगा दोगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 का मतलब फिर से यहाँ फॉलो होगा, तो 2 2 4 2 6 और यहाँ 1 रहेगा। तो अभी भी देखा जाए तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? इसका भी बॉन्ड ऑर्डर नॉन जीरो आएगा, यानी कि ये भी एग्जिस्ट कर सकता है। B2 की अगर हम बात करते हैं तो B2 में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? बेरिलियम के 4 और दूसरे बेरिलियम के 4, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब इनको फिल करोगे तो 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 2 4 और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग भी हो गए 4। तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो अगर किसी चीज का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो इट मींस दैट स्पीसीज इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। बोरॉन के लिए निकालोगे तो उसके लिए भी तुम्हारा नॉन जीरो ही आएगा, आप फॉर्मूले में रख के देख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो लोग 11th क्लास के हैं एक बार देख लें, ठीक है, उनके बोर्ड्स वगैरह में भी आ सकता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है H2 एग्जिस्ट बट He2 डजंट। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन सा पूछा जाता है कि H2 एग्जिस्ट बट He2 डजंट। He2 एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्यों? तो उसका रीजन आप यहां से दोगे। H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिखोगे और He2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिखोगे। He2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 0 आएगा और H2 का 1 आएगा। यही रीजन है कि आपका He2 एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन H2 एग्जिस्ट करता है। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा ये। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अभी मैं चैट अभी देखना शुरू किया आप लोगों का। भाई जितना मैं करा रहा हूँ ना, जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो मैं बताया ना आप लोगों को 3500 क्वेश्चन के आसपास मिल जाएंगे। और वो किसी भी नीट ही नहीं, कितने भी जो तुम्हारे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके लिए मोर देन एनफ है। ठीक है, और अभी जब मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा तुम देखना कितने रेप्लिकेशन में मिलते हैं क्वेश्चंस। अभी जैसे मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब करा रहा था तुम लोगों ने देखा था ना, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इन सब चीजों पे कितने सारे क्वेश्चन थे जो कॉमन मिल रहे थे। ठीक है, तो ये मोर देन एनफ है यार, मतलब। लेकिन एक चीज है कि आप सारी चीजों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, जितना कहा जाता है, जितना प्रैक्टिस करने को कहा जाता है, ठीक है, वो पूरा करिए। अब देखिए ये एक फंडा है, द फॉर्मल चार्जेस ऑफ ऑक्सीजन लेबल्ड 3 2 1 इन ओजोन रिस्पेक्टिवली। ये दे दिया है, हर एक ऑक्सीजन के ऊपर लेबलिंग कर दिया है। कह रहा है इनका फॉर्मल चार्ज क्या होगा। तो भाई फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान में रखे हुए हैं और आपको किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखना आता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखना आता है, तो आप फॉर्मल चार्ज बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। और फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एक लोन पेयर का मतलब यहाँ 2 लिखना होगा हमको, माइनस 1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो भाई जो 1 लिखा हुआ है 1 को तुम देखो, 1 के पास ऑक्सीजन ही है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 होगा। माइनस लोन पेयर पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ही हैं। और यहाँ पर शेयर्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यानी कि क्या हो जाएगा? 6, तो ये हो गया 6 माइनस 2 माइनस 3, यानी कि +1। तो आपका जो 1 लेबलिंग हो रखा है, 1 लेबलिंग वाले ऑक्सीजन का जो फॉर्मल चार्ज होगा वो होगा +1। जिसकी लेबलिंग हमने 2 कर रखी है, ऑक्सीजन ही है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होंगे। लेकिन वहां हमको लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। और उसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके? 4 हैं। तो 1/2 × 4 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 माइनस 2, यानी कि सेकेंड वाले ऑक्सीजन पे जो फॉर्मल चार्ज होगा वो 0 होगा, और जो थर्ड है वो क्या है, वो भी ऑक्सीजन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होंगे। और वहां पर हमको लोन पेयर के 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और उसने एक बॉन्ड बना रखा है, यानी कि 2 शेयर्ड पेयर हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 1। तो आपका जो थर्ड है उस पर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, -1 आएगा। तो 1 2 3 पे कितना कितना आ गया आपका, 3 2 1 बोला है, तो 3 2 1 के हिसाब से -1 0 और +1, तो -1 और 0 +1 हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन पाई स्टार 2px आर। तो भाई पाई स्टार 2px बनता कैसे, पहले तो ये देख लो। पाई स्टार, जब किसी के ऊपर स्टार लग गया मतलब वो एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग का मतलब होता है कि ये आउट ऑफ फेज रहे होंगे, दो पी ऑर्बिटल रहे होंगे और ये आउट ऑफ फेज रहे होंगे, कि अगर ये प्लस फेज में है, ये माइनस फेज में है, तो इसके जो फ्रंट वाला है वो अपोजिट फेज में रहा होगा। और जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, यहाँ पर लोब्स में अगर प्लस माइनस लिखा जाता है तो इसका मतलब चार्ज नहीं होता है, ये इनका फेज होता है, ठीक है। तो जब दो चीजें अपोजिट फेज में एक दूसरे से मिलती हैं तब होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन, और वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तुम्हारा जो एंटी बॉन्डिंग ये पाई वाला, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिजल्ट करेगा वो पाई होगा, ठीक है। अगर ये फ्रंट से हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही होती तो वो सिग्मा 2px होता, या सिग्मा स्टार 2px होता, डिपेंडिंग ऑन कि कौन से लोब्स एक दूसरे के सामने थे। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। और अब यहाँ देखो तो आपको कितने प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, दो प्लेन्स ऐसे हैं यहाँ पर जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाई जा रही है, और इन्हीं प्लेन्स को हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं। तो आपका जो पाई स्टार 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसमें नोडल प्लेन्स की नंबर कितने होगी, 2 होंगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए अब उसी से रिलेटेड सेम चीज में क्वेश्चन आ गया। तो ये तो अभी हमने बनाया, ये क्या था, पाई स्टार 2px था, ठीक है। अब अगर यही जो पाई ऑर्बिटल्स मैंने पिछले क्वेश्चन में लिए थे, ठीक है, इनके सेम लोब्स एक दूसरे के सामने होते, ठीक है, माइनस फेज वाला माइनस फेज के सामने, तो ये दोनों क्या कर देते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये पूरा प्लस हो जाएगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा, और यहाँ नोडल प्लेन कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है। तो ये है आपका पाई 2px है, ओके। और पाई स्टार 2px हमने देखा ही था, तो ये हमको सामने दिख रहा है कि ये पाई 2px है, ये पाई स्टार 2px है। तो दोनों ऑर्बिटल्स किस नेचर के हैं, एक पाई है तो दूसरा क्या है, पाई स्टार है। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट वन। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग ओनली 20% डी कैरेक्टर इज। तो इसमें कौन सा ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें 20%? तो पहले तो देखें, अगर हम इसको देखते हैं तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो डी कैरेक्टर तो कितना हो जाएगा, 0% हो जाएगा। sf6 की अगर हम बात करें तो ये sp3d2 होता है, ठीक है। तो इसमें d है और डी कैरेक्टर देख लेते हैं, sf6 में डी कैरेक्टर कितना आ जाएगा। तो डी कैरेक्टर के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स कितने हैं, 2 हैं इन्वॉल्व इस हाइब्रिडाइजेशन में। 2 हम नोडल प्लेन्स पढ़ा देंगे बेटा, अभी पहले क्वेश्चन करा लेते हैं ना, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम करा लेते हैं, अगर टाइम बचेगा तो नोडल प्लेन्स में सारा करा दूंगा, 10 मिनट का काम है, ठीक है। देखो sp3d2 है, तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं यहाँ पर, 3 4 5 6 हैं, और डी कितने हैं, 2 हैं, तो 2/6 × 100 हो जाएगा, यानी कि sf6 में जो डी कैरेक्टर है वो 33% के आसपास है। sf4 को अगर हम देखते हैं तो sf4 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, sf4 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d,
तो sp3d के हिसाब से देखा जाए एक ही d ऑर्बिटल है और 5 तुम्हारे क्या है टोटल ऑर्बिटल्स है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा, तो बिल्कुल सही थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। SF4 में आपका डी कैरेक्टर कितना होगा 20% होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो क्या कह रहा है, ये थ्योरेटिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज शॉर्टर देन करस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड बनता कब है भाई, मल्टीपल बॉन्ड बनता तब है जब एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो जब डबल बॉन्ड बनता है तो चीजों में जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ तो और बढ़ जाती है। जब उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने से बॉन्ड लेंथ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो और छोटी होती जाती है। तो मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज शॉर्टर देन करस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड, ये सही कह रहा है। और हमको पहचानना क्या है, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पहचानना है, ठीक है। तो ये तो सही है। कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कैन एक्ट एज लुईस एसिड। तो भाई लुईस एसिड और लुईस बेस पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम लुईस एसिड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है उसको हम लुईस बेस कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई चीज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा ना, और अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रख रहा है तो उसको हम लुईस एसिड कह सकते हैं, यानी कि ये भी करेक्ट है। कह रहा है द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस इज अ हाइपोथेसिस ना, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, तो ये भी सही है। एवरी AB5 मॉलिक्यूल डज इन फैक्ट हैव स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। नहीं, आपने IF5 कल देखा था, IF5 जो है स्क्वायर पिरामिडल नहीं होता, ये क्या बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल नहीं होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो सारे AB5 स्क्वायर पिरामिडल होंगे ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत है और उस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बेसिक पार्ट था, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर देखा जाए सबसे बोरिंग टॉपिक जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कहने के लिए, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो सबसे ज्यादा लॉयल होता है, लॉयल इन द सेंस वो आपका एक तो जो दिमाग में क्या रहता है, स्ट्रेस रहता है ना एग्जामिनेशन हॉल में, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको अगर आता है तो 5 सेकंड 10 सेकंड में कर लोगे, नहीं आता है तो वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो आपको कॉन्फिडेंस देने वाली चीजें हैं कि अच्छा आ रहा है तो ये हो गया, समय बच गया, नंबर भी मिल गया, नहीं आ रहा है तो वहां माथा मत खपाना, ठीक है। इनऑर्गेनिक अच्छे से जितना ज्यादा बढ़िया से करके जा सकते हो कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं होता है, शायद ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं होता IF5, ठीक है। IF5 आप लोग बना के देखिएगा कैसा होता है, ठीक है। IF5 एक सेकेंड रुको, IF5 माइनस नहीं होता है वैसा, ठीक है, AB5 टाइप का मॉलिक्यूल, ओके। तो आप लोग बना के देख सकते हैं, सारे के सारे नहीं होते हैं। देखो कह रहा है कि सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द टू स्पीसीज नाइट्रेट एंड H3O प्लस आर डिस्क्राइब बिलो विच वन ऑफ देम इज करेक्ट, ठीक है। तो कल हमने जो डिस्कस किए थे क्वेश्चन, वहां पर ये हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की कुछ एक बात हुई थी, और H3O प्लस का हमने देखा था, H3O प्लस का कुछ ऐसा आता था, ठीक है। ये H3O प्लस का स्ट्रक्चर था, H3O प्लस का स्ट्रक्चर था। तो इसमें क्या था, इसमें आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन था सेंट्रल एटम का, और ये पिरामिडल था। हाँ हाँ, PCl5 भी नहीं होता, ठीक है, PCl5 नहीं होता है, बिल्कुल सही। और जो आप नाइट्रेट बनाते हो, नाइट्रेट आज ही हम बनाए, तो नाइट्रेट में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो अब हमको सारा खाका सामने खींचा हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो कह रहा है कि क्या करेक्ट है इन दोनों के बारे में, डिसिमिलर हाइब्रिडाइजेशन विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। तो पहले ये भी देख लिया, को करेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। डिसिमिलर हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल सही कह रहा है।
और फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। आप बाकी ऑप्शंस भी देख लो, आइसोस्ट्रक्चरल बिल्कुल नहीं है, सेम हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं है, आइसोस्ट्रक्चरल तो है ही नहीं, सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्टेबलाइजेस बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से होगा। ठीक, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या कहना होता है कि अगर आप रिमूवल की बात कर रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन, तो भाई जब हम एमओटी पे फिलिंग करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में जाता है उतना ज्यादा डीस्टेबलाइज होता रहता है, और जितना ज्यादा बॉन्डिंग में जाता है उतना ही ज्यादा क्या होता रहता है, स्टेबलाइज होता रहता है। तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग से निकालोगे तो स्टेबलाइज होगा, और इलेक्ट्रॉन को अगर तुम किससे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन को कहां से निकालोगे, अगर तुम बॉन्डिंग से निकालोगे तो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि कौन सा स्टेबलाइज होगा, तो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होगा वो क्या होगा आपका, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने से स्टेबलाइज होगा। इफ इलेक्ट्रॉन इज, यहां लिख देता हूं, इफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। ठीक है, वही उल्टा चीज, इफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग से निकालोगे तो क्या होगा, डीस्टेबलाइज होगा। तो हम लोग एक बार इसको करके देख लेते हैं ना। देखो C2 है, C2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कहाँ चले गए भाई, ठीक है, C2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग करके देखते हैं, तो वो बाहर रहेगा, अंदर रहेगा 2pz, ध्यान रखना। तो 1s2 2s2 2p6, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 यही हो गया। अब फिर इसके बाद किस में जाएगा, पाई में जाएगा ना, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, ये डिजेनरेट ऑर्बिटल है तो पहले हाफ फिलिंग होती है, तो 8 हो गया है, 8 2 10 2 12, तो यही रहेगा ये। ठीक है, तो यानी कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, C2 का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है आपका, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकालोगे तो स्टेबलाइज नहीं होगा, डीस्टेबलाइज होगा, तो यानी कि ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। O2 की बात करते हैं, O2 में टोटल होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, है ना, सिग्मा 2pz बाहर आ जाएगा, सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2, तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, और अब हो जाएगा ये पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और दोनों में 1 1 भरेगा। ठीक है, हाँ ऋषिका, अभी हम चेक कर लेंगे, एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सारे लेकिन MA5 टाइप के होते नहीं है, आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, PCl5 का बना के देख लीजिएगा, और भी कई तरीके के होते हैं, उनमें होता नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, 16 हो गए ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16। ठीक है, तो इसमें से अगर हम एक निकालें तो कहां से निकल रहा है, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकल रहा है, यानी कि यहां से अगर निकाला जाएगा तो स्टेबलाइज होगा। ठीक है, सो आपका ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट वन। ठीक है, O2 से अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो वो एंटी बॉन्डिंग से निकलता है, और एंटी बॉन्डिंग से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो स्पीसीज क्या होती है, स्टेबलाइज होती है। ठीक है, बाकी इसमें सब में आप जब कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो आप देखोगे सब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, और इलेक्ट्रॉन निकालने से उनका क्या होगा, डीस्टेबलाइजेशन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाँ देखो तुम, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं कर रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्लोरीन इन ClF3 इज sp2। नहीं भाई, ClF3 में आप लोग चेक कर लेना, sp3d होता है, तो ये गलत है। ठीक है, और पूछा क्या है, करेक्ट पूछा हुआ है, तो ये वाला तो करेक्ट होगा नहीं, ये गलत है।
द नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स इन I3 माइनस आर। तो I3 माइनस का कल मैंने स्ट्रक्चर बनवाया था आप लोगों को। I3 माइनस कैसा होता है, I माइनस सेंटर पे होता है, ये I होता है और ये भी I होता है, और लोन पेयर्स यहाँ इक्विटोरियल पोजीशन पे आके चिपके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर्स कितने हैं, 3 हैं, और बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 2 हैं, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द शेप ऑफ XCF6 इज डिस्टॉर्टेड स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है, तो एस क्या है, XCF6 है। XCF6 को अगर हम देखें तो जिनॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 और 6 फ्लोरीन आया, 6 बॉन्ड पेयर लेके चला गया और एक लोन पेयर बचा। ठीक है, तो यानी कि ये अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करेगा, एक लोन पेयर यहाँ रख देगा, बाकी जो फ्लोरीन है वो इन पोजीशंस पे होंगे और यहाँ पर होगा। तो शेप बताने के लिए हम लोन पेयर को इग्नोर करते हैं, तो ये हमको स्क्वायर बाई पिरामिडल जैसा दिख रहा है, लेकिन स्क्वायर थोड़ा सा क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया है, तो ये स्क्वायर बाई पिरामिडल है। ठीक है, ये स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है। इट मींस थर्ड स्टेटमेंट हमको करेक्ट दे रखा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ गलत है, क्योंकि SO2 में ये हाइब्रिडाइजेशन SO2 का जो है sp2 होता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 3 ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्राउंड स्टेट, कह रहा है कि द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज रिटन एज, नाइट्रोजन का लिख भी दिया है देखो, तो कह रहा है हेंस द बॉन्ड ऑर्डर इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज, तो इधर तो सब भर चुका होगा तभी लिखा होगा, तो वो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इधर बराबर रहे होंगे, तो इनकी जरूरत है नहीं। तो अब देख लो बॉन्डिंग कितने दिख रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8, और एंटी बॉन्डिंग कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 8 माइनस 2/2 कितना आ गया, 6/2, यानी कि 3 आ गया। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। और वैसे इतना तो याद रहता ही है कि नाइट्रोजन का कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ठीक है, हाँ हाँ, मैं तुम्हारा डाउट देख लूंगा। डाउट तुम्हारा क्या है, यही है ना कि AB5 और ये मॉलिक्यूल्स के बारे में ना, कि उनका स्ट्रक्चर के बारे में तुम्हारा डाउट है ना ऋषिका, और कोई डाउट तो नहीं है ना, तो उसको मैं एंड में भी देख लूंगा सारे क्वेश्चन करने के बाद। देखो ये क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, कि कह रहा है कि अ सर्टेन डायटोमिक मॉलिक्यूल AB हैज डाइपोल मोमेंट 1.6 डेबाई। ठीक है, तो डेबाई क्या होता है, डी, कैपिटल डी का मतलब डेबाई होता है, फिजिक्स में डी का मतलब डायोप्टर होता है, वो नहीं है, ये डेबाई है ये। और डेबाई क्या होता है, आपका जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, डाइपोल मोमेंट की एक यूनिट होती है, तो कूलम्ब मैटर जैसा ही कुछ है। तो बस एक रिलेशन आप लोग को याद रखनी है, और वो होती है 1 डेबाई इज इक्वल टू 3.34 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर, तो बाकी काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये ए बी मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसमें जब भी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पूछा जाता है, तो ये होता है जो ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इनटू 100, ये होता है आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसी भी मॉलिक्यूल में। तो ऑब्जर्व्ड इसने दे रखा है 1.6 डेबाई है, तो डेबाई को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, ये आ जाएगा 3.34 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर हो जाएगा, ये ऑब्जर्व्ड है। अब कह रहा है कि एक्चुअल में वो जो AB मॉलिक्यूल है उसके बीच की डिस्टेंस 100 पिकोमीटर है, तो 100 पिकोमीटर का मतलब 100 इंटू 10⁻12 मीटर हो गया। और कितना कूलम्ब चार्ज होगा, अगर ये टूट जाते हैं तो इन पे एब्सोल्यूट चार्ज कितना आएगा, A प्लस A माइनस आएगा, तो जो कि 1.6, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा इंटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगा। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम पाएंगे कि ये 1.6 से 1.6 कट गया, और सब कुछ सॉल्व करने पे इट इज कमिंग आउट टू बी 33.4%। 33.4% को हम अप्रोक्सीमेटली 33% कंसिडर कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा
ये जो हमारा ए बी मॉलिक्यूल दिया हुआ है इसमें परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कितना पाया जा रहा है, लगभग 33% पाया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आया होगा। डाइपोल मोमेंट के कैलकुलेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ओके भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर XCO2F2 एंड PCl5। तो भाई हम एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इनका हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं, सारे स्टेटमेंट अपने आप चेक हो जाएंगे। XCO2F2 कह रहा है, ठीक है, XCO2F2 XeO2F2 है तो जीनॉन में होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन आया और हर एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये 2 सुपर पेयर बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 फ्लोरीन आया, 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, 2 बॉन्ड पेयर बना गया और एक लोन पेयर बचा रह गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और एक लोन पेयर जब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो ये सीसॉ स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा बनाता है, सीसॉ। ओके, उसी तरीके से PCl5 को अगर देखो तो PCl5 में फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 क्लोरीन आ रहे हैं और पांचों क्लोरीन 5 बॉन्ड पेयर बना लेंगे, एक भी नहीं बचेगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 5 हो गए। और 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जब लोन पेयर बिल्कुल नहीं होता है तो इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो अब जो है बोथ हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम शेप, क्या ये पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। सेम हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन दोनों का शेप सेम नहीं है। बोथ हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन बट डिफरेंट ज्योमेट्री, यस सेम हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3d बट डिफरेंट ज्योमेट्री, एक सीसॉ है तो दूसरा क्या है तुम्हारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा। और भी देख लेते हैं, बोथ हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन नहीं, बोथ हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन बट डिफरेंट शेप, बोथ हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन बट डिफरेंट नहीं, डिफरेंट ज्योमेट्री नहीं है। ठीक है, ज्योमेट्री तो सेम है, ठीक है, शेप अलग अलग है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन। देखो ज्योमेट्री का मतलब होता है, ज्योमेट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, देखो ज्योमेट्री और इसमें डिफरेंस समझना शेप में, ज्योमेट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ, ये नहीं होगा, अरेंजमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, और शेप का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम। ठीक है भाई, तो ये करेक्ट होगा आपका, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ 180 डिग्री एंगल पॉसिबल बिटवीन x mx बॉन्ड फॉर कंपाउंड्स विथ sp3d2 एंड sp3d हाइब्रिडाइजेशन रेस्पेक्टिवली। तो भाई आओ देखते हैं, अगर कोई चीज sp3d2 होती है, mx6 टाइप का मैं मान लेता हूं, mx है तो ये sp3d2 होगा जब ये mx6 टाइप का होगा। सेंट्रल मेटल m होगा, ये x होगा, ये यहां पर x होगा और इन वर्टिसेस पे x होगा। ठीक है, तो 180 डिग्री कितना दिख रहा है, एक तो देखो तुम्हारा 180 डिग्री यहां पर ये है 2 और 3 और बाकी सारे बॉन्ड क्या हैं, तो 3 180 डिग्री ये बन रहे हैं यहां पर। ठीक है, इसमें sp3d2 में, और वहीं अगर हम sp3d की बात करते हैं तो sp3d कैसा अरेंजमेंट होता है, mx5 हो जाएगा, और लोन पेयर आने पर शेप चेंज हो जाता है क्या सर, और ज्योमेट्री चेंज नहीं होती। हाँ यूनुस, ज्योमेट्री का मतलब देखो कभी क्वेश्चन में अगर कुछ लोग होते हैं क्वेश्चन बना देते हैं ज्योमेट्री को, ज्योमेट्री और शेप एक जैसा लेके, लेकिन हम जब मोर प्रिसाइजली देखते हैं ना तो ज्योमेट्री का मतलब होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सारे मिलकर जो स्केलेटन बना रहे होते हैं उसको हम ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, और अगर लोन पेयर है केवल और केवल बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं तो उसको हम शेप कहते हैं। ये मोर प्रिसाइज डिफिनीशन है, आप पिछला क्वेश्चन देख भी सकते हो वरना दोनों सही हो जाता। ठीक है,
ये चीज होती है। अब मेरे ख्याल से यूनुस क्लियर हो गया आपको। तो हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। MX5 अगर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा तो कैसा होगा, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनाएगा और सारे जो अवेलेबल साइड्स हैं उनको x क्या कर लेगा, ऑक्युपाई कर लेगा। तो भाई इक्वेटोरियल साइड पे कहीं 180 डिग्री तो नहीं बना रहा है, सब ये 120 डिग्री बना रहे हैं। अब अगर ये 120 डिग्री बना रहे हैं तो हमको 180 डिग्री केवल और केवल कौन सा दिख रहा है, ये जो तुम्हारा एक्सियल वाला x है, एक्सियल वाला x केवल देखो ये एक 180 डिग्री दिख रहा है, बाकी आप मुझे ढूंढ के दिखा दीजिए कोई और 180 डिग्री यहाँ पर नहीं है। इसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है, ये नहीं होता है कोई बॉन्ड, ये वाला है ना, केवल x mx देखते हैं, ठीक है। तो ये सब एंगुलर है देखो, बाकी केवल एक ही लीनियर है। तो यहाँ पर कितना 180 डिग्री बन रहा है, केवल 180 डिग्री बन रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 3 and 1, और 3 and 1 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। ओके, सबको आ गया होगा समझ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने कल कराया था, उसी के जैसा है, वही क्वेश्चन नहीं है, उसी के जैसा है। कह रहा देखो ये डाइपोल मोमेंट इसका 1.1d दिया हुआ है, तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट होगा केवल ये CCL के लिए होगा ना, ये वाले CCL के लिए। तो इस CCL को मैं P मान लेता हूं और P गिवन है मेरा 1.1d दिया हुआ है। ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पर ये भी P हो जाएगा, ये मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। ये वाला इस वाले के करस्पॉन्डिंग ये P लिख लिया, ये भी P हो जाएगा, और ये भी P हो जाएगा, और ये भी P हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों जो P हैं ये 180 डिग्री अपार्ट है, तो ये तो कैंसिल हो गए एक दूसरे से। और ये दोनों जो P हैं ये कितने एंगल पे हैं, ये है 120 डिग्री के एंगल पे। तो आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो जानते हो ना, तो दो ही P बचे, तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P cos 120 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो द रिजल्टेंट विल बी कमिंग आउट टू बी, अगर हम ये 120 डिग्री, अगर हम इसको 120 डिग्री पे रखें P और P को, तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो भी तो P ही आएगा ना। यानी कि इस मॉलिक्यूल में जो भी रिजल्टेंट आ रहा है वो P आ रहा है, और P कितना 1.1d ही है, तो इसका भी 1.1d था, तो इसका भी 1.1d ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। बिल्कुल यूनुस 1 ही करेक्ट होगा, एकदम सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये इजी क्वेश्चन है, इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि इन हाइब्रिड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम, मतलब इस वाले मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो भाई स्टेरिक नंबर जानते हो ना सब लोग, जितने भी सिग्मा बॉन्ड हो और जितने भी लोन पेयर हो उनको काउंट कर लो, तो 1 2 3 4। तो स्टेरिक नंबर जब 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ 2 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूं, जब इस तरीके के मॉलिक्यूल की बात चली ही है तो लगे हाथ एक आध चीज और जान लो। ये देखो इसको बोलते हैं पेरिडीन, ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है उसको वो भी जान ले। पिरिडीन में पूछा जाता है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो पिरिडीन में तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3, ठीक है, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं किया जाता स्टेरिक नंबर के लिए। ओके, एक और मॉलिक्यूल होता है ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत लोग गलत करके आते हैं, और यहाँ ऐसे लोन पेयर मोटा मोटा बना के दिखाएगा तुमको वो कि देखो यार लोन पेयर है यहाँ पर। तो तुम लोग क्या करोगे कि सर ये लोन पेयर है 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिख के चले आओगे, जबकि sp3 क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कभी भी देखो हमने यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में लोन पेयर को काउंट किया है, लेकिन लोन पेयर, इफ लोन पेयर is taking part in resonance, it is not considered for hybridization, ठीक है। जब कभी भी ये रेजोनेंस में होगा तो आप हाइब्रिडाइजेशन के लिए इसको काउंट नहीं करोगे, तो ये sp3 ना होके क्या होगा, sp2 होगा। तो इस तरीके के प्रश्नों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लगे हाथ मैंने ये भी बता दिया है ना, इस तरीके का क्वेश्चन कभी गलत मत करिएगा, और जनरली गलत करके आते हैं आप लोग। तो कहीं भी इवन हम लोग निगेटिव चार्ज को भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट करते हैं, क्योंकि निगेटिव चार्ज भी क्या होता है, एक लोन पेयर ही होता है। बट इफ दैट निगेटिव चार्ज इज टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, प्लीज डू नॉट काउंट दैट फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और हाइब्रिडाइजेशन चाहे रेजोनेंस चाहे जैसा हो, चाहे वो बैक बॉन्डिंग हो चाहे वो सिंपल रेजोनेंस ही हो, है ना।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तो प्लीज मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आप लोग अभी नहीं ज्वाइन किए प्लस सब्सक्रिप्शन को, तो प्लीज आप ज्वाइन करिए और प्लीज मेरा कोड यूज कीजिए, ताकि वहां मुझे आपको पढ़ाने का भी मौका मिल पाए। ठीक है, और कुछ दिनों में मेरी स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वहां रहिए। ठीक है, ताकि मेरा जो लेक्चर है वो व्यर्थ ना जाए भाई। जितने लोग सीख पाओगे उतना अच्छा रहेगा ना, है ना। देखो क्या कह रहे हैं कि विच मॉलिक्यूल कंटेन्स बोथ पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो कल हमने एक क्वेश्चन कराया था तुम लोगों को कि कोई भी मॉलिक्यूल पोलर तब होता है जब उसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो आता है ना। और बॉन्ड पोलर कब होता है, जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, है ना। तो वो तुम्हारा कैसा हो जाता है, पोलर बॉन्ड हो जाता है। अब पोलर बॉन्ड अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो ये जरूरी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल भी पोलर हो। ठीक है, ईच डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर सम भी आना चाहिए कुछ ना कुछ। अब जैसे ये देखो NH4+ है, इसमें चारों जो है H ही है, सारे बॉन्ड पोलर हैं। ठीक है, तो कोई नॉन पोलर तो नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। HCl में तो पोलर ही है, तो ये भी ऑप्शन। इसमें सारे CH बॉन्ड क्या है, पोलर हैं, लेकिन CH4 नॉन पोलर है, ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं हुआ। H2O2 ऐसा होता है इसमें OH बॉन्ड कैसा है, पोलर है, और OO बॉन्ड कैसा है, नॉन पोलर है। तो हमारा H2O2 ऐसा मॉलिक्यूल हो गया जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों हैं। तो ऑप्शन ये क्लास शुरू हुए 45 मिनट हो गया अनामिका। ठीक है थोड़ा अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं पानी पी लेता हूँ, आप लोग क्वेश्चन देखिए तब तक। ये क्वेश्चन मैंने कराया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। आज भी कराया है, कल भी कराया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने हाँ H2O2 को टाइमिंग देखो, मेरी ये YouTube वाली रोज की फिक्स है। एक तो 3 बजे से 4 बजे तक मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ आप लोगों को, और रात में 8 से 9 बजे तक, और ये कंटिन्यूएशन में होता है, अलग अलग कुछ नहीं चल रहा होता है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग सभी लोग रहा कीजिए इसमें। कल की टाइमिंग 3 से 4 रहेगी और 8 से 9 रहेगी, और आज अभी इस क्लास के बाद भी 8 से 9 एक क्लास होगी। ठीक है, देखो इसको हमने तुम लोगों को बताया है बहुत बार, आज भी बताया कि I3- का कैसा होता है स्ट्रक्चर। I- सेंटर पे होता है, I यहाँ पर होता है, एक I यहाँ पर होता है, बाकी इन पोजीशंस पे कौन होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d हो गया, लेकिन हमसे पूछा क्या, स्ट्रक्चर, शेप पूछा हुआ है। तो शेप मैंने अभी बताया कि एटम्स का अरेंजमेंट, बॉन्ड पेयर्स का अरेंजमेंट कैसा है, तो ये कैसा है, लीनियर है। ठीक है, सो लीनियर, हाँ ऋषिका, लीनियर विल बी करेक्ट। ठीक है, लीनियर, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। और ये मैंने कई बार कराया, ये आप लोगों को मतलब विद इन सेकेंड आंसर करना चाहिए था, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं ना कि अब देखो, जिसको मजाक लग रही होंगी मेरी बातें, वो अगर जाके पुराने 2 चैप्टर्स की सीरीज देखा है और फिर जाके नीट का क्वेश्चन करे, है ना, तब पता चलेगा तुम्हें कि क्वेश्चन बैंक ये जो मैं दे रहा हूँ कितना यूजफुल है। ठीक है, फालतू के क्वेश्चंस नहीं है इसमें, एक तो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज आप जितना भी कराया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए, टेलीग्राम वाला चैनल जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से सारे PDF उठा लीजिए। और जिस दिन कराया जा रहा है, जानते हो, अगर मान लो आज का तुम आज पे छोड़ देते हो, आज का कल पे छोड़ देते हो, तो कल तक तो मैं 4 सीरीज और करा दूंगा ना, और 4 सीरीज और करा दूंगा, तो एक साथ जब काम आता है तो वो फिर जानते हो ना, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी लगने लगता है, और ड्यूटी हैज नो ब्यूटी, है ना। तो रिस्पॉन्सिबल बनिए, आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज ही पूरी कीजिए, ड्यूटी मत बनाइए उसको कि कल हम करेंगे, 4 चैप्टर कल कर लेंगे, 5 चैप्टर कर लेंगे, वो कभी भी इफेक्टिव नहीं होता है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। तो ये इतना खतरनाक फिगर बना दिया है कि बच्चा डर जाए, है ना। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, जिसका फंडा क्लियर होगा उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ होती है। ये जो डायरेक्शन होगा ये हमेशा कैसा होता है,
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है। और लोन पेयर का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, अवे फ्रॉम द एटम होता है। अगर किसी सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है तो वो अवे फ्रॉम एटम होता है। तो भैया पहले ऑप्शन में देखो ये लोन पेयर टुवर्ड्स एटम जा रहा है, यानी कि हमारी डेफिनेशन को गलत कर रहा है, यानी कि ये सही नहीं है। ये देखो अवे फ्रॉम एटम जा रहा है, यानी कि ये वाला सही दिया हुआ है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये डायरेक्शन बिल्कुल सही है, ये डायरेक्शन भी सही है, ये डायरेक्शन भी सही है। और रिजल्टेंट अप आएगा, बिल्कुल अप आएगा, तो यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 3 गलत क्यों हो जाएगा, देखो ये टुवर्ड्स एटम आ गया जबकि इसको अवे फ्रॉम द एटम जाना चाहिए था। NH3 बीइंग सिमेट्रिकल विल नॉट शो डाइपोल मूवमेंट, नहीं, यहाँ पर लोन पेयर का भी इंपैक्ट पड़ेगा और सब के सब क्या है, एक ही तरफ है, एक ही तरफ है, तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। बी ऑप्शन इज करेक्ट वन, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो कल ही रात में मैंने बताया था आप लोगों को कि बॉन्ड एंगल को डिसाइड करने का कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता है ना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो सक्सेस होती है उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से साइंस भी एक समझने वाली चीज है, समझने वाली चीज का कोई ट्रिक नहीं होता है। हाँ, समझ के आप अपने हिसाब से कुछ बना लीजिए वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन ट्रिक के भरोसे आप कंसेप्ट को समझ ले रहे हैं तो वो अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, आप मजाक कर रहे हो। ठीक है, तो डोंट बिलीव ऑन ट्रिक्स। ठीक है, ट्रिक्स वगैरह पे पहले समझो फिर ट्रिक बनाओ, वो अच्छी बात है, पहले समझने की कोशिश किया करो हमेशा। तो कल मैंने बताया था आप लोगों को कि किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अराउंड जो बॉन्ड एंगल होता है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसमें साइज ऑफ सेंट्रल एटम भी आता है, और कल तो साइज पे ही हो गया था। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड है, और मैंने क्या बताया था, सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर जब सेंट्रल, जैसे मान लो ये सेंट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम की तरफ जितना जाएगा ये उतना ही पास आता जाएगा, रिपल्शन उतना बढ़ेगा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। उसी तरीके से अगर सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और टर्मिनल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किधर जाएगा, टर्मिनल की तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम जाएगा। और जब ये अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम जाएगा तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, घटता है। तो आपके पास यहाँ NCl3 NBr3 NI3 NF3 है, सेंट्रल एटम सेम है, N है, तो सब कुछ डिपेंड करेगा टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव। F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, फिर Cl होता है, फिर Br होता है, फिर I होता है। तो उस हिसाब से भैया ये सबसे दूर ले जाएगा, यानी कि NF3 का बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा और NI3 का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और ये दोनों बीच में होंगे। तो NI3 ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, वैष्णवी देखो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En, ऐसे कहना सही नहीं है। ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम इस तरीके से देखते हैं हम। जैसे यहाँ टर्मिनल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा अपनी तरफ हो, तो बॉन्ड एंगल घटता है। जब टर्मिनल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। सेंट्रल एटम जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तब बॉन्ड एंगल क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, सो प्लीज आपका जो भी ये कंसेप्ट है उसको थोड़ा पॉलिश कर लीजिए। ठीक है, आपने ये गलत बताया है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ईच ऑक्सीजन एटम इन आइस। तो ये बॉन्ड्स बोल रहा है, ये बॉन्ड्स का मतलब यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, समझे बच्चों। तो अब जो है तुम्हारा H2O कैसा होता है, ये देखो ये H2O है ना भाई। तो H2O, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय ईच ऑक्सीजन एटम। तो ये जो है इधर के किसी हाइड्रोजन से भी जुड़ा होगा ना, इधर भी एक H2O रहा होगा, इधर भी एक H2O रहा होगा, इधर ऐसे चल रहा होगा। केज लाइक स्ट्रक्चर याद हो अगर आप लोगों को, केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये वाला हाइड्रोजन भी ऐसे जुड़ा होगा किसी से, है ऐसा कुछ सीन होगा। तो ऑक्सीजन टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए, 4 हो गए, 4। और यही अगर पूछा जाता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तब वो वही 4 होता है। ठीक है,
और अगर ये पूछ लेता कि एक वाटर मॉलिक्यूल टोटल कितने बॉन्ड होंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल में टोटल बॉन्ड होंगे तुम्हारे, देख लो, 1 2 3 4 5 6 होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। यार क्वालिफाइंग मार्क्स अब मैं कितना बताऊं यार, डिपेंड करता है पेपर कैसा आता है ना। पिछली बार तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितना जाना चाहिए उससे तो ज़्यादा ही चला जाएगा। 2014-15 में तो यार जिसका मतलब 490 भी आता था उसका भी हो जाता था, ठीक है। तो अभी तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो अपना नंबर 600 रखने की कोशिश कीजिए कम से कम, ठीक है। 600 सेफ है। बाकी अभी पिछले साल तो 2 बच्चों का 575 580 के आसपास आया था, उनको भी नहीं मिला कुछ, ठीक है। तो कंडीशन बड़ी खराब है, 600 रखने की कोशिश कीजिए आप लोग, है ना। 4 होगा इसका आंसर। और मैं बता रहा हूं ना कि नीट का जो करिकुलम है बहुत तोप सवाल नहीं पूछता है, पेपर उठा के देख लो तुम लोग। सिलेबस ज्यादा है, बस सिलेबस ज्यादा है, आपको पूरा कवर करना, बढ़िया से कवर करना है, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि यहाँ पर मैं कम से कम 3500 क्वेश्चन दे दूंगा, उसको पूरा कर डालिए, ठीक है। तो क्वालिफाई तो हो जाएगा, 450 500 भी क्वालिफाई हो जाएगा जनरल का। लेकिन क्वालिफाई करके क्या करोगे यार, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा फालतू में, है ना। तो क्वालिफाई के लिए नहीं, अच्छे कॉलेज के लिए जाओ। और ये जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इतना अगर कर डालते हो, तो मैं कल लिख के दिया हूँ ना कि 90% से ज्यादा करके आओगे, तो करके आओगे, ये एक्सपीरियंस मेरा कह रहा है ना। तो प्लीज एक एक चीज को फॉलो कीजिए। और उसमें मैंने डिस्क्लेमर लगाया था कि सिंसियरिटी होनी चाहिए, और जितना बात बोला जा रहा है वो फॉलो करना चाहिए आपको, है ना। अब मैं बता दूं, ये वाली दवा तो बहुत ताकत देती है, बहुत अच्छी होती है, इससे सब सही हो जाता है। पता चला उसमें जो जो कहा गया तुमसे कि अच्छा ये परहेज करना है, इसको इस टाइम पे खाना, वो तुम कर ही नहीं रहे हो, फिर बोलोगे दवा फायदा नहीं की, ठीक है। तो दवा फायदा करेगी, बशर्ते आपको जो जो चीजें कही जा रही है वो फॉलो करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलाटाइल। अरे भैया देखो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बहुत लोग जानते होंगे, ये होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, OH NO2, और ये होता है पैरानाइट्रोफिनॉल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम की एक चीज होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो सब अभी प्राइवेट कॉलेज वगैरह वाली बातें कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन करा लेते हैं, ठीक है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है दो तरीके की होती है, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी चीज के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है ना। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके बॉइलिंग पॉइंट को बहुत कम कर देती है और वोलाटाइल बना देती है। तो उस हिसाब से अगर आप ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को देखोगे तो इसमें क्या पाया जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। और पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल, बिल्कुल ये सही है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अब ये कैसे ये इंट्रामोलिकुलर हुआ और कैसे ये वोलेटाइल बनाता है, कैसे नहीं बनाता है, ये सब मैं अपने प्लस सब्सक्रिप्शन पे पढ़ाऊंगा। तो प्लीज आप सब लोग वहां आ जाइए ताकि मुझे आपको पढ़ाने का मौका मिले, और इसको यूज करना मत भूलिए, है ना। और क्या कृष्णा कह सकते हैं यार, जेई मेंस का आजकल का जो अभी का ट्रेंड है, पिछले 2 साल का मैं जो ट्रेंड देख रहा हूँ, तो जेई मेंस के क्वेश्चंस तो मुझे अब AIPMT में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से भी इजी लग रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि NTA ही पेपर बना रहा है, सेम प्लेटफॉर्म पे रख के बना रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि इट माइट बी हेल्पफुल, है ना। 90% तो हेल्पफुल रहेगा ही है। तो जेई मेंस, और यहाँ मैं बेसिकली नीट के क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन आपके जेई मेंस के लिए भी, जेई मेंस के लायक भी है ये पूरी सीरीज, ठीक है। कितनी बार पूछोगे यार, बता तो दिया। चले आगे। देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंसिस्ट ऑफ ओनली पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। तो ये करने के लिए आपको MOT लगाना पड़ेगा। MOT में आप देखोगे अगर अनपेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड नहीं है तो डायामैग्नेटिक होगा। तो आप जब सब करके देखोगे तो ये तो डायामैग्नेटिक आएगा, ये पैरामैग्नेटिक आएगा। ये भी आप देखोगे तो दोनों के दोनों शायद एक पैरामैग्नेटिक एक डायामैग्नेटिक आएगा, इसमें भी वही चीज होगी। यहां पर ये भी पैरामैग्नेटिक है और ये भी पैरामैग्नेटिक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको आप कैसे करोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिख के करोगे, खुद से एक बार करना, मजा आ जाएगा, ठीक है। और ऑर्बिटल्स में देखना इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, ठीक है। यूनुस चिलेशन जो है यार, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात है, आप अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूं ना। चिलेट फॉर्मेशन वो अलग होता है, जब कोई लिगेंड मेटल एटम के साथ जुड़ के साइक्लिक अरेंजमेंट बनाता है, उसको हम चिलेशन कहते हैं, ठीक है। और स्पेलिंग गलत लिखी है तुमने, CHE होता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यार जितना भी क्वालिफाइंग मार्क्स था उसी के आसपास ही रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स ज्यादा नहीं जाएगा। तो 200 नंबर रखो ना, 200 नंबर सेफ रहेगा, बस बात खत्म। 200 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, वो तो तुम बायोलॉजी से ला दोगे, है ना। ऊंचा रखो यार, सोच तुम क्या 134 पे अटके हुए हो। देखो, इन फॉस्फेटाइन द इफेक्टिव चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड पीओ बॉन्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली यार। तो देखो इसके लिए हमको क्या करना होता है, इसके लिए हमको फॉस्फेट का सबसे पहले फॉस्फेटाइन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना होगा। ये है फॉस्फेटाइन, ठीक है। और फॉस्फेटाइन का नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 आते हैं, ठीक है। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, समझ रहे हो, बना के देख सकते हो। एक तो ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो ही गया, और चौथा तुम्हारा हो जाएगा ये, और पांचवा नहीं होगा, ये ऐसे होगा तो फिर ये इधर आएगा। ये दोनों सेम हो जाएंगे ना, ये और ये, तो इसके उससे बनेगा। तो 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये होते हैं टोटल, ठीक है। अब 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में 3 को अगर जो है डिस्पर्स किया जा रहा है, तो एवरेज चार्ज तुम्हारा कितना आ जाएगा, एवरेज चार्ज टोटल -3 है और 4 में डिस्पर्स है, तो ये कितना हो गया, -0.75। और बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 2 2 4 1 5, और कितने में बटे हुए हैं, 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में, तो कितना हो जाएगा 1.25। सो द बॉन्ड ऑर्डर इज 1.25 एंड एवरेज चार्ज इज -0.75। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो भैया जिसको नाम को स्ट्रक्चर लिखना आता होगा ना वो कर लेगा इसको। देखो कह रहा है पैराडाइक्लोरोबेंजीन, तो पैराडाइक्लोरोबेंजीन ये होता है। और अभी कुछ देर पहले हमने इस तरीके का कुछ डिस्कस किया था, ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका म्यू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉन पोलर है, ये कैसा है, ये नॉन पोलर है, ओके। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये भी नॉन पोलर ही होगा, है ना, सब कट जाएगा। टेट्राक्लोरोइथेन, टेट्राक्लोरोइथेन कौन होता है, सी सी सिंगल बॉन्ड, Cl और ये Cl ये इधर काट देगा एक दूसरे को, तो ये भी इसका भी कितना आ जाएगा, म्यू 0 आ जाएगा। तो टेट्राक्लोरोइथेन भी कितना हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। अब भाई बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, देखो मैं बोला था ना दिमाग का पैराशूट खुला रखना है। बहुत लोगों को ये लगेगा कि भाई एक सेकेंड कहाँ गए भाई तुम, हाँ। देखो बहुत लोगों को ये लगेगा कि सर ये देखिए बेंजीन रिंग है और इधर ये OH, और इधर मैं OH से काट दूंगा तो म्यू 0 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो गया आपका, नॉन पोलर हो गया। तो ये तो सर क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, बताइए कैसा क्वेश्चन सेट करते हैं। बट बेटा ना ये गलत है, मैं बोला ना दिमाग का पैराशूट खुला रखो। इसको जब अच्छे से एनालाइज करोगे आप, तो आप देखोगे कि ये जो ऑक्सीजन होता है ना, इस पे 2 लोन पेयर भी होते हैं, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन थोड़ा सा बेंट होगा, और इधर ये वाला हाइड्रोजन भी बेंट होगा। तो ये 0 तो नहीं आएगा, पूरी तरीके से कैंसिल नहीं होगा, इसका जो आएगा कुछ ना कुछ नॉन जीरो आएगा। तो यहाँ पर ये जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है, 4th वाला मॉलिक्यूल, ये तुम्हारा पोलर मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूरोस देखो सिंगल एटम होना जरूरी नहीं है, सिंगल एटम होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तुम्हारा ये होता, बेंजीन से अगर हम CN लगा दे और इधर भी CN लगा दे, तो ये भी 0 आता है, ये भी नॉन पोलर होता है। डिपेंड करता है कि इसका ओरिएंटेशन कैसा। अब जैसे ये लीनियर हो गया तो लीनियर हो गया, कैंसिल हो गया। अगर ये नॉन लीनियर रहेगा तब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सिंगल एटम होगा तब तो होगा ही होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिंगल एटम की वजह से ही होगा, ठीक है। अगर सिंगल एटम नहीं भी है, ग्रुप ऑफ एटम है, लाइन से है, सिमेट्रिकल है, तो वो कट जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
इन अ रेगुलर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल mx5 द नंबर ऑफ एक्स mx बॉन्ड, ये तो कर लिए थे हम लोग, 1 आया था ना। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? कोई ऐसा जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही हो इस क्वेश्चंस को समझने में? हाँ भैया, सब लोग कंफर्टेबल हो ना एकदम बढ़िया से? चलें आगे। देखो कह रहा है कि नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट इज प्रेजेंट इन CCl4। तो भैया CCl4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CCl4 का स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा टेट्राहेड्रल। ये रहा टेट्राहेड्रल, और ये होता है भाई रेगुलर टेट्राहेड्रल। तो रेगुलर टेट्राहेड्रल में तुमको कितने, देखो ये सारे बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट है। और एक बात बता दूं, जो रेगुलर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। दिखने में ये थोड़ा सा गंदा सा लगता है, लेकिन जब इसको 3D विजुअलाइजेशन करोगे तो यही सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। कभी तुम अगर वो बॉल स्टिक मॉडल आता है ना जो केमिकल कंपाउंड्स का, उसमें मीथेन बनाना, मीथेन बना देना और उसको ऐसे हवा में उठा देना, उछाल देना और रखना, तो वो जिस तरीके से तब गिरेगा, हर बार वो एक ही फैशन में गिरेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। ठीक है, कि 3 नीचे होंगे, एक ऊपर होगा, ये हमेशा रहेगा और सब में 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल देख रहे हैं। तो बहुत बच्चे जानते हो, मैं बोला ना कि जल्दी जल्दी में ना गलती नहीं करनी है, कंसेप्ट क्लियर रखना है। ट्रिक्स के पीछे जाओगे, ट्रिक्स के पीछे मैं बोला ना 90% जगह सही होगी। तो 90% नहीं पूछता एग्जामिनेशन हॉल में, वो 10% में से निकाल के पूछता है। कभी देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला क्वेश्चन है ना, वो हमेशा क्लोरीन का ही पूछता है, क्योंकि उसको पता है सब लोग क्लोरीन लगा के आओगे, है ना। तो आप कंसेप्ट के पीछे जाएगी, कंसेप्ट के बाद ट्रिक बना लो, अपने हिसाब से बना लो, अलग चीज है। लेकिन केमिस्ट्री को ट्रिक में मत निकाल दो यार ना, हिस्ट्री नहीं है ये, केमिस्ट्री है भाई, साइंस है तो साइंस सब्जेक्ट है तो समझना है ना। देखो अब देखो कितने एंगल होंगे, एक तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये वाला भी 4 है ना, ये 5 और ये एक 6, तो टोटल 6 होते हैं। ठीक है, कितने लोगों को समझ आया? 6 विल बी द आंसर, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। 6 109 degree 28 minute bond angles are there in a regular tetrahedral arrangement। ठीक है, सबको समझ आ गया ना ये 6 कैसे हुआ है? विजुलाइज करके देख लो, अपने सामने एक बीच में कार्बन एटम एज्यूम करो और इधर एक Cl 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 और ऊपर एक Cl अरेंज करो, देख लो बना के। तुम चाहे तो पेन से लगा के, पेन से एक मॉडल बना के देख सकते हो, 6 बॉन्ड एंगल्स तुमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, है ना। देखो कह रहा है कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड स्टेट ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। तो भैया बेंजीन रिंग में जितने भी हैं सब sp2 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ये वाला नहीं है, ये sp3 है। ठीक है, तो 8 हैं यहाँ पर जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आई होप सबको समझ आया होगा कि इसमें 8 हाइब्रिडाइज्ड मैंने कैसे निकाले हैं। सब लोगों को समझ आ गया कि इसमें 8 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम किस तरीके से हैं। ओके, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन O2 माइनस, इसको सुपर ऑक्साइड आयन कहते हैं। ठीक है, तो O2 माइनस, एक बार जाते जाते मैं इसको भी निकाल के बता देता हूं तुम लोग को। O2 माइनस है, O2 में होता है 16 इलेक्ट्रॉन, माइनस हो जाएगा तो ये 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। 17 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए तो 2pz कहाँ चला आएगा? बाहर चला आएगा। ये याद रखना, इसमें गलती करते हो सब लोग, है ना। जब कम है तो बच्चा है, बच्चा कहाँ रहेगा? 2pz को बच्चा मान लो। ठीक है, 2pz बच्चा है, तो जब कम है तो कहाँ रहेगा? दो बड़े बड़े के बीच में रहेगा। और जब ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, तो बच्चा क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो बड़ों के बीच से बाहर चला आएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखोगे, भूलोगे नहीं कभी। देखो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यहीं पे डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अब सिग्मा 2pz बाहर होगा कि अंदर होगा? बाहर होगा, क्योंकि ज्यादा है। पाई 2px2 पाई 2py2, है ना। कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16 और 17। ठीक है,
तो ये हो गए तुम्हारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन ऑफ O2 माइनस। अब एंटी बॉन्डिंग के पेयर पूछा है, तो एंटी बॉन्डिंग हम किसको कहते हैं, जो तुम्हारा स्टार से डिनोट हो। तो यहाँ स्टार से कौन कौन डिनोट हो रहा है, देखो एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर। ये चौथा वाला पेयर नहीं है ना, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सो हाउ मेनी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर इन O2 माइनस, इट विल बी 3। so 3 मतलब सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगर यही चीज पूछ लेता कि O2 माइनस यानी कि सुपर ऑक्साइड आयन में कितना होता, तो ये देखो 2p/2 हो जाता, तब 4 होता है आंसर। समझ आ रहा बात, तो 3 आंसर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो आज अभी इसमें इतने ही क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चन है, कम से कम 30-35 क्वेश्चन थे ये। तो आप लोग आज की ये वाला क्लास, ये वाला पार्ट तो हो गया। ठीक है, अभी 8 बजे फिर से मैं केमिकल बॉन्डिंग को ही कंटिन्यू करूंगा, केमिकल बॉन्डिंग के ही क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोग प्लीज 8 बजे से ज्वाइन कीजिएगा। और जैसा मैं कहता हूँ कि रेगुलरली इन लेक्चर सीरीजेस को फॉलो कीजिए, बहुत फायदा करेगा। और वीडियोस को फॉलो करने के साथ साथ आप जो टेलीग्राम लिंक पे इसका पीडीएफ में देता हूं, उसको तुरंत अभी जाके एक बार फिर से सॉल्व कर लीजिए, जिंदगी में नहीं भूलेगा कभी। प्रॉपर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 100-150 क्वेश्चन हर चैप्टर्स में बता रहा हूँ, उसी में से आएगा सब कुछ, मैंने लिख के दे दिया है। ठीक है, आप पेपर एनालिसिस करके उठा के देख सकते हैं। बहुत किस्मत खराब होगी तो एकाध क्वेश्चन इधर उधर से आ जाएगा। ठीक है, बाकी आना सब इसी तरीके के क्वेश्चन है। मैं नहीं कह रहा हूं कि यही सीधा उठा के पूछ लेगा, इसी तरीके का क्वेश्चन। जैसे अब ये O2 माइनस के लिए करा, हो सकता है O2 माइनस के लिए पूछ ले, है ना। O2 माइनस का मैंने तुमको बॉन्ड ऑर्डर बता दिया या नंबर ऑफ ये पेयर बता दिया, बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है, बॉन्ड, है ना, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैरेक्टर पूछ सकता है। मतलब इन्हीं से घुमा फिरा के पूछता है, कहीं और से नहीं पूछता है। समझ रहे हो। तो प्लीज आप सारी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, एटलीस्ट ये सारी क्लासेस फ्री में, इनको ज्वाइन कीजिए। अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस होने वाली हैं, तो प्लीज सब लोग वहां जरूर रहिएगा, स्पेशल क्लासेस में सब लोग जरूर रहिएगा, वहां मैं पढ़ाऊंगा भी। और जिसने प्लस सब्सक्रिप्शन अभी नहीं लिया है, प्लीज प्लस सब्सक्रिप्शन जाके ले ले और मेरा कोड SHUBH जरूर यूज करें। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि मेरे लेक्चर्स आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, आपको बेनिफिट कर रहे होंगे। और अगर आप लोगों में से कोई मेरे लेक्चर्स को देख के एग्जामिनेशन निकाल लेता है, एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है, तो इससे ज़्यादा मैं सोसाइटी की क्या सेवा कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ आया, आप सभी लोग मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते रहेंगे, जितना मैं कह रहा हूँ उतनी बातों को फॉलो करते रहेंगे, और एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे इंसान बनेंगे। ठीक है, तो अच्छे डॉक्टर बनने से पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। अच्छा इंसान क्या होता है, अपने गुरु के आज्ञा का पालन करता है। तो आप पहले अच्छे इंसान बन के जाइए, सारा पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, फिर ये सब करेंगे, गुरु का बात मानेंगे तो अच्छा डॉक्टर बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। ठीक है, सब लोग अपना ख्याल रखिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग शाम 8 बजे मिलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लीज़ ये कोड लगाना मत भूलिए। ठीक है, मिलते हैं 8 बजे फिर से केमिकल बॉन्डिंग के दुनिया में। तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय। ठीक है, अच्छे से रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। बाय। पीडीएफ बेटा शुयस आपको देखो टेलीग्राम लिंक दिया होगा इसी में, है ना। टेलीग्राम लिंक पे चले जाइए, टेलीग्राम लिंक पे आपको मैंने एक चैनल बना रखा है, वहां सारे पीडीएफ मिल जाएंगे क्वेश्चन के। ठीक है, तो प्लीज वहां से जाके आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिए। और किसी को कोई डाउट पीडीएफ कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा? हाँ, अच्छा ऋषिका, हाँ AB5 और वाला और नोडल प्लेन, एक सेकंड मैं तुमको बता देता हूँ, रुक जाओ। चले तो नहीं गए ना तुम लोग, रुको रुको रुको, मैं बता देता हूँ फिर जाता हूँ, एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ, डाउट लेके ही भेजूंगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, या मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखो ऋषिका, एक सेकंड मैं बता देता हूँ, रुक जाओ। रुक जाओ, देखो ऋषिका, तुम्हारा डाउट क्या था? डाउट था, कहाँ गया डाउट यार तुम्हारा, नोडल प्लेन का ना। तो देखो, जैसे तुम लोग को एस और उसका जानना है, तो मान लो हम 1s और 1s लेते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सेम एकदम सिमिलर ऑर्बिटल होने चाहिए, तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, सुन रहे हो ना सब लोग कि मैं फालतू में बता रहा हूँ? अगर सुन रहे हो तभी मैं डाउट बताऊंगा।
देखो 1s और 1s है, तो इसमें तो ये देखो अगर सेम लोब हुए तो ये एक बड़ा सा बन जाता है स्ट्रक्चर, है ना। और ये 1s एस में कभी भी देखो पाई स्टार नहीं होता है, एस में हमेशा सिग्मा स्टार या सिग्मा ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एस जब भी मिलेंगे पूरी तरीके से सिमेट्रिकल है, तो इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होगी या हेड ऑन मिक्सिंग ही होगी। तो हेड ऑन मिक्सिंग जब सेम फेज के लो ओरिएंट ये सेम फेज वालों के साथ होती है, प्लस प्लस मान लो मिलते हैं, तब ये बनाता है तुम्हारा सिग्मा 1s। और वही उल्टा अगर हो जाता है तो ये छोटा छोटा बन जाता है, इधर ऐसे और ऐसे बन जाता है, ठीक है। एक नोडल प्लेन आ जाता है इसमें, इसको सिग्मा स्टार बोलते हैं। और पी तुमको समझा ही दिया मैंने, पी एक्स है और मान लो पी एक्स है, पी एक्स ही मिलकर बना पाएंगे, पी एक्स और पी वाई नहीं बनाएंगे। ओके, क्योंकि मॉलिकुलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के लिए कंडीशन होती है कि जो ऑर्बिटल होना चाहिए उसकी सिमेट्री एकदम बराबर होनी चाहिए, एनर्जी बराबर होना चाहिए, ओरिएंटेशन एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, तभी वो बना पाएगा, ठीक है। तो अब देखो पी एक्स है, तो इसके बारे में तो मैंने बताया था, पी एक्स और पी एक्स अगर साइड वाइज कर रहे हैं तब वो पाई बनाएंगे, तो इससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो पाई होगा या पाई स्टार होगा, ठीक है। और मैंने बताया था अगर ये सेम सेम है तो ये आपस में मिल जाएंगे। ये इस तरीके से समझा करो, मतलब जैसे दो छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं, दो छोटी छोटी पानी की बूंदों को ऐसे तुम पास लाओ तो क्या होता है, एक बड़ी सी बूंद बन जाती है ना। उसी तरीके से जब सेम फेज वाले लोब्स होते हैं तो वो आपस में मिलकर एक बड़ा लोब बना लेते हैं, तो सेम फेज वाले लोब्स यहाँ बड़ा लोब बना लेंगे, है ना। इसको हम बोलते हैं पाई पी एक्स, ठीक है, पाई पी एक्स बोलते हैं। इसमें देखो नोडल प्लेन एक ही होगा। और यही अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, अगर ये अपोजिट प्लेन अपोजिट आते हैं एक दूसरे की तरफ तो क्या होता है, अपोजिट, ये प्लस माइनस लिखने का मतलब ये अपोजिट हो गया, तो अपोजिट एक दूसरे को यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं करते, मैं बोला ना चार्ज नहीं है, तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो दूर जाएंगे तो ये देखो ऐसे ऐसे हो जाएगा। थोड़ा फिगर गंदा बनाया हूं मैं, बुक से देख लेना फिगर, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब यहाँ नोडल प्लेन कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। और यही पी एक्स अगर तुम्हारा सामने सामने से मिलता है, देखो पी एक्स, तो जब सामने सामने से मिलेगा तो सिग्मा बनेगा और सिग्मा स्टार बनेगा, ठीक है। तो प्लस प्लस जब मिल जाएगा तो ये ऐसा बनेगा, एक जैसे देखो गुड्डा होता है ना, ये बीच में ये है ना, इसमें नोडल प्लेन नहीं होगा। और यही जब अपोजिट अपोजिट मिलेगा, प्लस और ये माइनस, सॉरी ये गलत बन गया थोड़ा सा, तो ये टूट जाएगा, ऐसे दूर दूर चला जाएगा। इसमें नोडल प्लेन एक होगा। ये थोड़ा गंदा बनाया हुआ है, फिगर देख लेना, ठीक है। तो यही होता ही है, एस कभी भी पाई नहीं बनाता, सिग्मा ही बनाता। क्यों बनाता है? क्योंकि इसमें हमेशा एंड टू एंड ओवरलैप होगा। पी जो होता है वो डिपेंडिंग ऑन ओवरलैपिंग, अगर साइड वाइज है तो पाई और पाई स्टार बनाएगा, पाई पाई स्टार लोब पे वो उसके फेस पे डिपेंड करेगा, और अगर हेड ऑन कर रहा है तो क्या बनाएगा तुम्हारा, सिग्मा और सिग्मा स्टार बनाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास 8 बजे होगी केमिकल बॉन्डिंग के लिए, सब लोग वहां मिलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और उसके साथ ही साथ सब लोग पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम लिंक से, ठीक है।